कृपया कर कोई भी मेरी लिखी किसी भी स्टोरी को कॉपी ना करे, न ही उसे चोर कर अपने YouTube चैनल पर डालने की कोशिश करें। मेरा अपना खुद का एक चैनल है और मैं अपनी लिखी सारी कहानियाँ अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। अगर किसी ने भी मेरी कहानी चोरी करने की कोशिश की तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जबरदस्ती शादी और सुहागरात मनाना। छोड़ो हमें जाने दो, छोड़िए सर हमें जाने दीजिए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। आप दोनों पागल हो गए हो, जा इस तरह से हमें हमारे ही परिवार के साथ हमारे मंडप से उठा लाए और ऐसे हमारे परिवार के सर पर बंदूक रख हमसे शादी कर रहे हो। ये आप दोनों ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ो हमें जाने दो, हमें नहीं करनी है आप दोनों से शादी। ये बोलते हुए ही एक लड़की जिसने दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था, वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए अपने साथ फेरे ले रहे उन दो हैंडसम और स्मार्ट लड़कों से बोली, जो काफी ज्यादा हैंडसम थे। और मंडप के पास ही उस लड़की के माँ बाप और एक लड़का होता है जिसने शादी के कपड़े पहन रखा था, और वो तीनों ही खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस लड़की को छोड़ देने के लिए बोले जा रहे होते हैं, मगर वो दोनों ही लड़के किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं और जबरदस्ती उसके साथ फेरे लेकर उसकी मांग भर देते हैं और उसके गले में मंगलसूत्र पहना देते हैं, जिसे देखकर उस लड़की की आंखों के आंसू तेज हो जाते हैं और वो जमीन पर ही बैठी जोरों से रोने लगती है। तो शादी होते ही उन दोनों ही भाई की आंखें चमक उठती हैं और दोनों के ही होठों पर देवल मुस्कान आ जाती है। लड़की की माँ गुस्से में चिल्लाते, तुम दोनों ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तुम दोनों इस तरह मेरी बेटी से शादी कैसे कर सकते हो? नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानती, मैं अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। इतना बोल वह खुद को गार्ड की पकड़ से छुड़ाने लगती है। लड़की के पिता अंश, वंश, आहूजा, तुम दोनों ही भाई खुद को समझते क्या हो? कैसे तुम दोनों ही मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर सकते हो? कैसे तुम दोनों मिलकर मेरी बेटी से शादी कर सकते हो? हम इस शादी को नहीं मानते हैं, न ही अपनी बेटी को इस जगह पर रहने देंगे। इतना बोल वह भी खुद को गार्ड की पकड़ से छुड़ाने लगते हैं। तो वह लड़की जमीन पर बैठी बुरी तरह से रो रही होती है। अपने अभी अभी सास ससुर बने दोनों की बात सुनकर वंश अपने होठों पर शैतानी मुस्कान लिए अपने गार्ड से बोला, आज से और अभी से ये दोनों हमारे सास और ससुर है, तो इन्हें पूरी इज्जत के साथ इनके घर छोड़कर आना। अंश देवल मुस्कान लिए, अब आप दोनों इस शादी को मानो या ना मानो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए अब से प्रिया हमारी पत्नी है और हम प्रिया के पति, और हमें किसी और के मानने या न मानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इतना बोल वो अपने गार्ड को उन तीन लोगों को वहां से ले जाने का इशारा करता है, जिसे समझकर वो गार्ड उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं। जिन्हें इस तरह से ले जाते देखकर प्रिया जैसे ही अपने माँ पापा के पास जाने को होती है, ठीक वैसे ही वंश प्रिया को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। ये देखकर प्रिया जोरों से चिल्लाते हुए ही बोली, छोड़िए सर हमें जाने दीजिए, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, आप हमारे साथ जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते हो, छोड़ो हमें जाने दो। ये बोलते हुए ही प्रिया खुद को छुड़ाने की लाख कोशिश करती है, मगर वंश की पकड़ से खुद को आदाज नहीं करा पाती है और वंश प्रिया को लाकर एक बड़े से कमरे में, जो वेडिंग नाइट के लिए तैयार किया गया था, वहां पर लाकर बेड पर पटक देता है। तो अंश भी उस कमरे में आकर अंदर से डोर लॉक कर देता है। ये देखकर प्रिया जोर से चिल्लाते हुए ही बोली, मुझे जाने दीजिए सर, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैंने क्या बिगाड़ा है आप दोनों का हो, आप इस तरह से मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, जाने दीजिए मुझे यहाँ से, मैं इस शादी को नहीं मानती, ना ही आप दोनों को अपना पति मानती हूँ, तो बेहतर यही होगा, जाने दीजिए मुझे यहाँ से। इतना बोल वो जैसे ही बेड से उठने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही अंश उसे वापस से बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है। ये देखकर प्रिया का डर से बुरा हाल हो जाता है और जैसे ही वह अंश को खुद से दूर धकेलने के लिए अपना हाथ आगे करती है, ठीक वैसे ही अंश उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ सर से ऊपर कर बेड पर ही दबा देता है, जिसकी इस हरकत से प्रिया की आंखें डर से भर जाती हैं और वह गुस्से में ही रोते चिल्लाते हुए बोली, नहीं आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, मुझे जाने दीजिए सर, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया आपके साथ जो आप दोनों भाई मुझसे ऐसे बदला ले रहे हो? अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे बता सकते हो, सजा दे सकते हो, मगर इस तरह से मेरी जिंदगी तो खराब मत करिए ना सर। ये बोलते हुए ही उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। अंश अपनी आंखों में लस्ट और प्यार दोनों को लिए ही अपनी सनक भरी आवाज में बोला, गलती तो तुमने की है जान, मगर कोई भी ऐसी वैसी नहीं, हम दोनों भाई के दिल को चुराने की गलती की है, और जब तुमसे ये गलती हो ही गई तो सजा के लिए तैयार हो जाओ मेरी जान, वैसे भी आज शादी हुई है हमारी और अब सुहागरात है हमारी। इतना बोल अंश देवल मुस्कान के साथ ही प्रिया को देखने लगता है। प्रिया रोते हुए ही जोर से चिल्लाए, नहीं
नहीं नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानती, ना ही आपको या वंश सर को अपना पति मानती हूँ। तो क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती? शादी एक से की जाती है, एक साथ दो लड़कों से नहीं। और आप दोनों मुझसे शादी कर मुझे आपस में बांटना चाहते हो, मेरे साथ खेलना चाहते हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, मुझे अपने घर जाने दो। इतना बोल वो जैसे ही वहां से जाने के लिए अंश को खुद से दूर करने के लिए होती है, ठीक वैसे ही अंश झुककर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और प्रिया को फोर्सफुली किस करने लगता है। और किस करते हुए ही उसके एक हाथ ने प्रिया के दोनों हाथों को जकड़ रखा था, तो दूसरा हाथ प्रिया की पूरी बॉडी पर फिसल रहा था, जिस वजह से प्रिया की आंखों से काफी सारे आंसू बह रहे थे और वो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रही होती है। और किस करते हुए ही अंश प्रिया के सारे कपड़ों को निकालना शुरू कर देता है, जिस वजह से प्रिया अंदर तक कांप जाती है। और प्रिया के कपड़ों के साथ ही अंश ने अपने भी सारे कपड़े निकालकर जमीन में फेंक दिए थे। और वो कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही अंश एक झटके के साथ ही प्रिया के दोनों पैरों को अपनी कमर में लपेट एक झटके के साथ ही उनके अंदर एंटर होता है, जिसके ऐसा करते ही प्रिया की तेज चीख निकल पड़ती है। जैसे ही अंश प्रिया के अंदर एंटर करता है, ठीक वैसे ही प्रिया की एक तेज दर्द भरी चीख निकल पड़ती है और वो दर्द से तड़पने लगती है और दर्द के कारण उसकी आंखों के आंसू और भी तेज हो जाते हैं और वो बुरी तरह से रोने लगती है और रोते हुए ही खुद को छोड़ देने की बात कर रही होती है। मगर अंश प्रिया को छोड़ने की वजह उसके बदन पर अपना हक जमा रहा था और उसे बस दर्द दिए जा रहा था, जिस कारण उस कमरे में प्रिया के जोरों से चीखने और चिल्लाने की आवाजें गूंज उठती हैं। तो वंश वो सोफे पर बैठा वाइन पीते हुए ही अपने भाई और प्रिया दोनों को ही देखे जा रहा था और इस समय उसकी आंखें काफी ज्यादा नशीली और मदहोशी से भरी हुई होती हैं। वो बस किसी सनकी पागल की तरह दर्द में तड़प रही प्रिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। काफी देर तक अपने मन की करने के बाद अंश थककर बेड पर ही प्रिया के बगल में लेट जाता है, जिसे देखकर प्रिया रोते हुए ही बेड पर ही उठकर बैठने की कोशिश करने लगती है। तो उसे अपने पूरे बदन पर काफी तेज दर्द होता है, जिस वजह से उसकी दर्द भरी आह निकल पड़ती है और वो दर्द में तड़पने लगती है। मगर फिर भी प्रिया खुद को चादर पर लपेटे जैसे ही बेड से उठने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही वंश अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने कपड़े निकालते हुए ही बोला, कहाँ जा रही हो जान? तुम्हें पता नहीं आज हमारी भी शादी हुई है, तो हमारी भी सुहागरात है। इतना बोलते हुए ही वंश अपने सारे कपड़ों को निकाल देता है, जिसे ऐसे बिना कपड़ों में देखकर प्रिया काफी बुरी तरह से रोते और डरते हुए ही ना में अपना सर हिलाकर बोली, प्लीज वंश सर मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मत करिए मेरे साथ ऐसा। आखिर मैंने ऐसा भी क्या कर दी जो आप दोनों भाई मिलकर मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती कर रहे हो? इतना बोल प्रिया फुट फुट कर रोने लगती है। तो प्रिया को ऐसे रोते देख वंश के होठों पर देविल मुस्कान आ जाती है और वो अपने कदम बैग की तरफ बढ़ाते हुए ही अपनी सनक भरी आवाज में बोला, जिन निगाहों ने कभी देखा नहीं किसी को, उन निगाहों में बस गई है तू। हमसे हमारा चैन, सुकून, नींदें सब चुरा ले गई है तू। सांसों में, दिल की धड़कनों में, हमारी रूह में बस गई है तू। हमसे हमारा सब कुछ चुरा कर पूछ रही है, क्या बिगाड़ा है तूने हमारा? हमारी दुनिया में आकर हमें अपने प्यार में पागल बनाकर कैसे करने जा रही थी किसी और से शादी? अब से तू हमारी, तेरा ये जिस्म हमारा, तेरी रूह, तेरा प्यार सब कुछ है हमारा। तेरे अंदर समाना है मुझे, तेरे जिस्म से अपना जिस्म मिलाना है मुझे, तेरी जिस्म तेरी रूह सभी पर अपने प्यार की मोहर छोड़नी है मुझे। तू अब से हमारी हो गई, तेरी रूह, तेरी आत्मा सबको अपना बनाना है हमें। तू मोहब्बत ही नहीं सनक से भरी मोहब्बत है हमारी, तुझ में समाकर सुकून पाना है हमें। वंश अपनी सनक से भरी आवाज में प्रिया को देखते हुए ही उसके एकदम करीब आ जाता है, मगर वंश की बातों को सुनकर प्रिया का डर से बुरा हाल हो चुका था और वो काफी बुरी तरह से तो पड़ती है। तो वंश प्रिया को वापस से अपनी गोद में उठाकर बेड पर गिरा देता है, जिसकी इस हरकत से प्रिया अंदर तक कांप जाती है और रोते हुए ही ना में अपना सर हिलाते हुए ही बोली, नहीं वंश सर अब और नहीं, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, अब मुझ में जरा सी भी हिम्मत नहीं बची है। ये बोलते हुए ही प्रिया अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है, मगर वंश जो नशे में और प्रिया की खूबसूरती दोनों में ही पूरी तरह से डूब चुका था, जिस वजह से उसे प्रिया का रोना भी सुनाई नहीं देता है और वो प्रिया के बदन से चादर को खींचकर जमीन पर फेंक देता है और उसे बेड पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और प्रिया उसे खुद से दूर कर पाती उससे पहले ही वंश भी प्रिया के होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगता है और उसके दोनों हाथ भी प्रिया की बॉडी पर घूमने लगते हैं, जिस वजह से प्रिया चाहकर भी खुद को आज़ाद नहीं करा पा रही थी और वो बस दर्द से तड़पते हुए रोने लगती है और जब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाता है तो वो बेहोश हो जाती है
मगर फिर भी वंश बस उसके बदन पर अपना हक जमाए ही जा रहा होता है। अगली सुबह जब प्रिया की आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखों में काफी सारे आंसू आ जाते हैं और वह अपनी आंखों में आंसू को लिए हुए ही बेड से उठने की कोशिश करती है तो उसे अपने सारे बदन पर काफी तेज दर्द होता है, जिस वजह से उसकी आंखों के आंसू और भी तेज हो जाते हैं और उसकी आंखों के सामने कल रात हुई सारी घटना याद आ जाती है, जिसे याद कर प्रिया को अपने आप से ही घिन आने लगती है और उसका रोना भी तेज हो जाता है। वह खुद को एक चादर में ढककर जोरों से रोने लगती है और रोते हुए ही खुद को अपने आप में समेट लेती है। प्रिया के इस तरह से रोने की आवाज़ सुनकर अंश और वंश दोनों ही भाई जो उसके बगल में ही लेटे हुए थे वह दोनों भी जाग जाते हैं और आंखें खोलकर रोती हुई प्रिया को देखने लगते हैं, जो बुरी तरह से खुद को चादर में ढककर सो रही थी। जिसे इस तरह से इतना रोते हुए देखकर वो दोनों ही भाई भी उठकर बैठ जाते हैं और प्रिया को देखने लगते हैं। तो प्रिया, जिसकी नज़र दोनों भाई पर पड़ चुकी थी, उन दोनों को जागे देखकर प्रिया काफ़ी गुस्से में ही दोनों को देख रोते हुए चिल्लाई, आप दोनों को मैंने हमेशा अपना इंस्पिरेशन समझा, हमेशा लोगों को एग्जाम्पल दिया, बनना है तो आप दोनों की तरह काबिल बनो और वो हासिल करो जिसकी तुम हकदार हो। जहाँ भी जाती आप दोनों की तारीफ करती, आप दोनों का नाम लेते हुए मेरे होठ नहीं थकते, आप दोनों की मेरे दिल में एक खास जगह थी। मगर आज मुझे आप दोनों से नफरत हो रही है। आप दोनों इंसान नहीं, इंसान की खाल में शैतान हो और मुझे आज आप दोनों से ज़्यादा खुद से नफरत हो रही है, क्योंकि मैंने आप दोनों को अपना आइडल माना। क्यों मैंने आपको इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान दिया जिसके आप दोनों ही काबिल नहीं हो। आप दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे पूरी तरह से तबाह कर दिया। मैं आप दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी, ना ही मैं अब एक पल और भी यहाँ इस घर में रुकूंगी। इतना बोल प्रिया बुरी तरह से तो पड़ती है और रोते हुए ही बेड से नीचे उतरने की कोशिश करती है। तो प्रिया की बात सुनकर अंश और वंश दोनों को ही अपने किए पर पछतावा होता है, मगर दोनों ही प्रिया के यहाँ से जाने की बात सुनकर हल्के गुस्से में आ जाते हैं। वंश अपनी पागलपन से भरी हुई नज़रों को प्रिया पर कर बोला, नहीं जान, नहीं, तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। प्यार करते हैं तो हम कैसे तुम्हें किसी और का होने दे सकते थे, इसलिए ही हमने तुमसे शादी की और अब तुम हमारी कानूनी पत्नी हो। तुम हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हो। वंश पागल सा प्रिया को देखकर बोला। अंश प्रिया को बेड से नीचे उतरते देख उसे उसकी एक बाह से पकड़ अपनी तरफ खींचकर बोला, क्या बोली तुम प्रिया? तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? नहीं, तुम हमें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाओगी। प्यार हो तुम हमारा और हम आज से नहीं बल्कि तब से तुम्हें चाहते हैं जब से तुम पहली बार हमसे मिली थी। तुम्हें पहली नज़र देखते ही हमारा दिल तुम पर आ गया था और तुम हमसे हमारा दिल चुरा कर, हमारी सांसें, दिल की धड़कने, हमारा सुख चैन, नींद सब चुरा कर किसी और से शादी करने जा रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती थी प्रिया? अगर तुम किसी और से शादी नहीं करती तो हमें भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता जो हमने किया। इतना बोल अंश प्रिया को देखने लगता है। प्रिया गुस्से में चिल्लाते हुए, छोड़ो, मुझे छूने की कोशिश भी नहीं करना। मुझे तुम दोनों से और खुद से नफरत ही नहीं घिन भी हो रही है। क्यों मैंने तुम दोनों के जैसे जानवर को इतना माना और क्यों मैंने तुम्हें अपना आइडल माना? तुम दोनों ही भाई सच में पागल हो चुके हो, जो तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है। मैं एक जीती जागती लड़की हूँ, कोई सामान नहीं जिसे तुम दोनों ने आपस में ही बांट लिया। इतना बोल प्रिया जोरों से रोने लगती है। तो प्रिया की बात सुनकर वंश जैसे ही प्रिया के पास जाकर उसे अपने करीब करने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही प्रिया एक जोर का थप्पड़ वंश के गाल पर जड़ देती है। प्लीज दोस्तों मुझे फॉलो कर लीजिए, साथ ही कमेंट और लाइक करना ना भूले। प्रिया की बात सुनकर वंश जैसे ही प्रिया को अपने करीब कर उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही प्रिया गुस्से में ही आकर वंश को खुद से दूर धकेले एक जोर का थप्पड़ उसके गाल में जड़ देती है, जिसके ऐसा करते ही उस कमरे में उस थप्पड़ की आवाज़ गूंज जाती है और वंश और अंश दोनों की ही आंखें गुस्से से भर जाती है। तो प्रिया दोनों को गुस्से में ही घूरते हुए उन्हें अपनी एक उंगली दिखाते हुए ही बोली, मैं ना ही इस जबरदस्ती की शादी को मानती हूँ और ना ही तुम दोनों शैतान को अपना पति तो मेरे पास आने की या मुझे वापस से छूने की कोशिश भी मत करना। कल रात से पहले तुम दोनों ही मेरे लिए किसी भगवान की तरह थे, मगर अब से तुम दोनों मेरी नज़रों में एक शैतान और रेपिस्ट हो, जिसने कल रात मुझे पूरी तरह से तबाह कर दिया और तुम दोनों ने मेरे साथ जो भी किया उसकी सज़ा मैं तुम दोनों को दिलाकर रहूंगी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम्हारी कंप्लेंट लिखवाऊंगी, तुम दोनों ने ही मिलकर मेरा रेप किया है। इतना बोल प्रिया अपनी चादर को कसकर अपने बदन पर लपेटे ही अपने कपड़ों को देखने लगती है, जो काफ़ी सारे टुकड़ों में फट चुके थे। प्रिया की बात सुनकर वंश गुस्से में ही प्रिया को घूरते हुए बोला, प्यार हो तुम जान मेरी, इसलिए तुम्हें इस थप्पड़ के लिए माफ़ किया,
अगर यही थप्पड़ कोई और मुझे मारा होता तो अब तक उसकी जान उसके बदन से निकल चुकी होती, मगर तुम्हारे लिए सब माफ है बिकॉज आई लव योर जान। इतना बोल वंश मुस्कुराने लगता है। अंश अपने होठों पर देवल मुस्कान लिए हुए ही बोला, पुलिस के पास जाना चाहती हो जान, जाओ बेशक जाओ, मगर तुम्हें क्या लगता है कोई भी पुलिस हमारे खिलाफ जाएगी और तुम्हारी रिपोर्ट लिखकर हमें अरेस्ट करेगी। इतना बोलकर अंश जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोला, प्यार हो तुम हमारा इसलिए हम कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ना ही तुम्हें कैद कर रखेंगे। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, जो चाहो वो कर सकती हो, और पुलिस के पास जाना चाहती हो तो चली जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं। इतना बोलकर अंश अपने दोनों हाथों को सर के पीछे कर फोड़कर आराम से लेट जाता है और प्रिया को ही देखने लगता है। प्रिया नफरत भरी नजरों से उन दोनों को एक नज़र देखकर उस चादर को ही खुद पर लपेटे उस कमरे से बाहर जाने लगती है। जिसे ऐसे ही बाहर जाते हुए देखकर वंश बोला, जान कपड़े तो पहन कर जाओ, क्या तुम ऐसे ही बिना कपड़ों में जाओगी? ये बोलते हुए ही वंश के होठों पर देवल मुस्कान थी। तो प्रिया एक नज़र खुद को देखती है और एक नज़र जमीन पर पड़े अपने कपड़ों को जो फट चुके थे, जिन्हें देखकर प्रिया अपनी आंखों में गुस्सा और नफरत लिए हुए ही वहां से बाहर चली जाती है। जिसे वैसे जाते हुए देखकर दोनों ही भाई की बुहें सिकुड़ जाती है और वो दोनों ही उठकर बाथरूम में चले जाते हैं। तो प्रिया खुद को उस चादर में ही लपेटे घर के बाहर निकलने लगती है। वो जैसे जैसे उस घर से बाहर निकल रही होती है, आसपास मौजूद सारे ही नौकर और गार्ड सारे ही अपनी नज़रों को झुका लेते हैं और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कोई भी अपनी नज़रें उठाकर भी प्रिया की तरफ देख सके। तो प्रिया अपनी आंखों में आंसू और नफरत दोनों को ही लिए सड़क पर पैदल चलने लगती है। इस समय प्रिया को अपने बदन पर काफ़ी तेज दर्द हो रहा था, मगर ये दर्द उसके मन और आत्मा में हो रही दर्द के आगे कुछ भी नहीं था। और अभी प्रिया बस कुछ कदम ही चली होगी, उतने में ही प्रिया के पास एक साथ काफ़ी सारी गाड़ियां आकर रुकती है। जिसे ऐसे अपने पास अचानक से इतनी सारी गाड़ियों को देखकर प्रिया डर जाती है और इससे पहले प्रिया कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही एक गाड़ी का डोर खुलता है और अंदर से एक हाथ आकर प्रिया को गाड़ी में खींच लेता है, जिस कारण प्रिया की एक तेज चीख निकल पड़ती है। प्रिया बस कुछ कदम ही चली होगी, उतने में ही प्रिया के पास एक साथ काफ़ी सारी गाड़ियां आकर रुकती है। जिसे ऐसे अपने पास अचानक से इतनी सारी गाड़ियों को देखकर प्रिया डर जाती है और इससे पहले प्रिया कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही एक गाड़ी का डोर खुलता है और अंदर से एक हाथ आकर प्रिया को गाड़ी में खींच लेता है, जिस कारण प्रिया की एक तेज चीख निकल पड़ती है। तो प्रिया की गाड़ी में जाते ही वो गाड़ी भी वहां से चल पड़ती है, जिसे देखकर प्रिया की आंखें गुस्से से भर जाती है और वो उसी गुस्से में वंश और अंश दोनों को देखने लगती है जिन्होंने उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया था। खुद को वापस इन दोनों की पकड़ में देखकर प्रिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में चिल्लाते हुए ही बोली, छोड़ो मुझे जाने दो, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम दोनों मुझे? मैंने कही मुझे छोड़ दो, जाने दो, तुम दोनों ऐसे ही हर बार मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते हो, छोड़ दो, जाने दो मुझे। ये बोलते हुए ही प्रिया खुद को वंश की बाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। वंश प्रिया की कमर में अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपने करीब कर अपनी धीमी मगर गहरी आवाज में बोला, जान जहाँ जाना है हमें बोलो, हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। तुम क्यों अपने इन नाजुक से पैरों को तकलीफ देती हो? हम हैं ना तुम्हारी सारी बातों को मानने के लिए और तुम्हारे सारे नखरों को उठाने के लिए। इतना बोल वंश अपनी गर्म सांसें प्रिया के चेहरे पर छोड़ देता है, जिस वजह से प्रिया को वंश पर और भी गुस्सा आ जाता है। तो अंश वो प्रिया के गालों पता आए उसके बालों को अपनी एक उंगली से कान के पीछे कर बोला, जान तुम ऐसे कैसे बीच सड़क पर निकल सकती हो, वो भी ऐसे बस एक चादर लपेटे ही? क्या तुम्हें पता नहीं तुम अब हमारी जान हो, हमारी बीबी हो, तो ऐसे ही तुम सड़क पर कैसे निकल सकती हो? जाने से पहले अपने इस बदन को ढक तो लेती जो अब से हमारा हो चुका है और इस पर अब से हमारा हक है। ये बोलते हुए अंश की आवाज़ काफ़ी ठंडी और शांत सी होती है। प्रिया गुस्से में ही अंश का हाथ झटक, दूर दूर रखो अपने इस गंदे हाथ को, अपने इन गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। ये बोलते हुए ही प्रिया वंश की पकड़ से अपनी कमर को आदाज करने की कोशिश करने लगती है। तो प्रिया की इस कोशिश में उसके बदन पर लपेटा उसका चादर छूट जाता है और वो प्रिया के बदन से नीचे खिसक पड़ता है। ये देखते ही प्रिया की आंखें डर से भर जाती हैं और वो झट से अपने दोनों हाथों से उस चादर को पकड़ लेती है, साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो अपनी आंसू भरी नज़रों के साथ ही वंश को देखने लगती है। तो प्रिया की आंखों में इतने सारे आंसुओं को देखकर वंश का दिल दर्द करने लगता है। ठीक वैसे ही अंश को भी अपने अंदर कुछ टुट्टा सा महसूस होता है, जिस वजह से वो अपने साथ लाई ड्रेस प्रिया के आगे कर बोला, प्रिया प्लीज पहले तुम इस ड्रेस को पहन लो, उसके बाद तुम चाहे तो चली जाना, पर तुम ऐसे इस कार से बाहर नहीं निकल सकती हो। इतना बोल वह उस ड्रेस को प्रिया के हाथ में रख देता है। वंश भी प्रिया को खुद से दूर कर बोला,
आई एम सॉरी जान, हम दोनों ही ये सब नहीं करना चाहते थे, मगर तुमने खुद ही हमें मजबूर की और हम दोनों ही वो सब कर बैठे। इतना बोल वंश प्रिया को खुद से दूर कर देता है। प्रिया अंश की ड्रेस को अपने हाथ में लेकर एक नज़र उस ड्रेस को गुस्से में देखती है और अंश के मुंह पर ही फेंक कर बोली, नहीं चाहिए मुझे तुम दोनों का दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। सुना तुम दोनों ने, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, गाड़ी रोको। इतना बोल वह बेहद गुस्से में ही दोनों भाई को घूर रही थी। प्रिया के इस तरह से ड्रेस फेंकने की वजह से अंश को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में ही प्रिया के बदन पर ढकी चादर अपने हाथ से पकड़कर खींच लेता है, जिसके ऐसा करते ही प्रिया बुरी तरह से डर जाती है। जैसे ही अंश गुस्से में ही प्रिया के बदन पर ढकी चादर को खींचता है, ठीक वैसे ही प्रिया बुरी तरह से डर जाती है और डर की वजह से उसका सारा बदन कांप जाता है और उसकी आंखों में आंसू के साथ डर भी समा जाता है और उसकी आंखों के सामने कल रात में हुई घटना याद आ जाती है, जिसे याद करते ही प्रिया बुरी तरह से डर जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, उससे पहले ही अंश उस ड्रेस को प्रिया को खुद ही पहनाने लगता है और पहनाते हुए ही बेहद गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोला, लगता है तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही है। क्या तुम चाहती हो हम दोनों जैसे दुनिया वालों के लिए है, ठीक वैसे ही तुम्हारे लिए भी बन जाए? अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो चुपचाप से इस ड्रेस को पहन लो, वरना जो रात में हुआ वो सब अभी भी हो सकता है और तुम चाहकर भी हमें कुछ करने से रोक नहीं सकती हो। इतना बोलते हुए ही अंश उस ड्रेस को प्रिया को पहना देता है। अंश की आवाज़ बेहद डरावनी थी, जिस वजह से प्रिया का पूरा बदन डर से कांप जाता है। ठीक तभी गाड़ी भी एक ब्रेक के साथ ही रुक जाती है, जिसे ऐसे रुकते हुए देखकर प्रिया की नज़र बाहर जाती है तो वो देखती है कार पुलिस थाने के बाहर रुकी है, जिसे देखते ही प्रिया की आंखें हैरान हो जाती हैं। तो उसे ऐसे हैरान देखकर वंश अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, जान जाओ और जाकर हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाओ, और अगर पुलिस कंप्लेंट ना लिखे तो हमारा नाम बता देना, हमारा नाम ही काफ़ी होगा तुम्हारी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। इतना बोल वंश कार का डोर खोल देता है। तो प्रिया हैरान सी एक नज़र उन दोनों भाई को देखती है और कार से बाहर निकलकर थाने में चली जाती है। तो दोनों ही भाई बस प्रिया को जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। प्रिया थाने के अंदर जाते ही एक इंस्पेक्टर की डेस्क के पास जाकर बोली, सर मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। इंस्पेक्टर प्रिया को और उसकी खराब हालत को देखते हुए, बैठो और बताओ क्या कंप्लेंट लिखवाना है तुम्हें। इतना बोलकर इंस्पेक्टर प्रिया को देखने लगता है, जो सच में काफ़ी बुरी हालत में होती है। प्रिया रोते हुए, सर 2 लड़कों ने मुझे जबरदस्ती मेरे ही शादी के मंडप से उठाकर किडनैप कर अपने घर लेकर गए, फिर दोनों ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की और उसके बाद दोनों ने मिलकर मेरा रेप किया। इतना बोलकर प्रिया जोरों से रो पड़ती है। तो प्रिया की बात सुनकर और उसे ऐसे रोते हुए देखकर इंस्पेक्टर उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ तुम और सारी बात अच्छे से बताओ और उन लड़कों का नाम भी बताओ जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया। इतना बोल इंस्पेक्टर एफआईआर रजिस्टर करने लगता है। तो प्रिया भी रोते हुए ही उसे सारी बात बता देती है, तो इंस्पेक्टर भी रिपोर्ट लिख लेता है। इंस्पेक्टर, क्या आप उन लड़कों का नाम जानती हो? कैसे दिखते हैं वो? अभी इंस्पेक्टर ने इतना बोला ही था, उतने में ही वहां पर किसी की काफ़ी खतरनाक आवाज़ गूंजती है, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद हर को आवाज़ वाले इंसान को देखने लगता है। तो प्रिया भी गुस्से और नफरत से ही अपने सामने खड़े दोनों भाई को देख रही थी, जो वहां पर आकर बोले, हम दोनों ही वो लड़के हैं इंस्पेक्टर जिसने प्रिया के साथ जबरदस्ती शादी की, फिर उसके साथ जबरदस्ती ही फिजिकल रिलेशन बनाया। इतना बोलकर वो शांत हो जाते हैं। तो जैसे ही इंस्पेक्टर उन दोनों की बात सुनते हैं, ठीक वैसे ही इंस्पेक्टर और बाकी सारे उन दोनों भाई को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। और डरते हुए ही इंस्पेक्टर उन दोनों भाई को देखते हुए ही बोला, आहूजा सर आप दोनों। जैसे ही इंस्पेक्टर और बाकी सारे उन दोनों भाई को देखते हैं, ठीक वैसे ही वह सारे उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो इंस्पेक्टर डरते हुए ही बोला, आहूजा सर आप यहाँ पर। इतना बोलकर वह डरते हुए ही दोनों भाई को देख रहा होता है। प्रिया उन दोनों ही भाई को वहां पर देखकर हल्की हैरान और गुस्सा दोनों ही होती है, और उसी गुस्से में चिल्लाते हुए वह इंस्पेक्टर को देखकर बोली, इंस्पेक्टर ये दोनों वही ही जिन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है। ये दोनों वही है, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। ये वही दोनों हैवान है। ये बोलते हुए ही वह काफ़ी गुस्से में ही रोते हुए दोनों भाई को देख रही होती हैं। प्रिया की बात सुनकर अंश और वंश दोनों ही भाई मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रहे होते हैं। तो इंस्पेक्टर हैरानी से उन 3 लोगों को देख रहा था और उसकी ज़रा सी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी वो एक शब्द भी अपने मुंह से निकाले, जिस वजह से वो बस खड़ा डरती हुई निगाहों से ही दोनों भाई को देख रहा था और डरते हुए ही काफ़ी हिम्मत कर बोला, ये तुम क्या बोल रही हो लड़की, तुम्हें कुछ पता भी है? तुम किन पर इल्ज़ाम लगा रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं ये दोनों कौन है? इतना बोल वह प्रिया को ही घूरने लगता है।
प्रिया गुस्से में चिल्लाते हुए, मुझे अच्छी तरह से पता है मैं किस पर इल्जाम लगा रही हूँ और मुझे ये भी पता है इन दोनों ही भाई ने मिलकर मेरे साथ क्या किया है, तो अब आप मेरी कंप्लेंट लिखिए और इन दोनों को जेल में डालिए। ये बोलते हुए ही प्रिया इंस्पेक्टर को घूर रही थी। वंश अपनी सनक भरी आवाज में ही प्रिया को देखकर बोला, जैसा तुम बोलो जान, हम वैसा करने के लिए तैयार है। अगर तुम्हारी खुशी हमें इस जेल में भेजने पर है तो ठीक है, हम इस जेल में जाने को तैयार है। ये बोलते हुए ही वह इंस्पेक्टर को देखने लगता है। अंश पागल सा मुस्कुराते हुए, इंस्पेक्टर हमारी जान ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच कहा है, तो चलो अब जल्दी से हमें लॉकअप के अंदर डाल दो। इतना बोल वह मुस्कुराते हुए ही प्रिया को देखे जा रहा था। मगर उन दोनों भाई की बात सुनकर प्रिया हैरानी से उन दोनों को ही देखे जा रही थी, तो इंस्पेक्टर भी हैरानी से डरते हुए ही बोला, ये आप क्या बोल रहे हो सर? वंश गुस्से में, जितना बोला उतना कर इंस्पेक्टर, वरना तेरी कब्र में अभी इसी जगह पर खोद दूंगा। इतना बोल वह अपनी बेहद ही खतरनाक नजरों से इंस्पेक्टर को घूर रहा था। इंस्पेक्टर उन दोनों भाई के घूरने की वजह से काफी ज्यादा डर जाता है और डर की वजह से ही वह जल्दी से लॉकअप के पास जाकर उसे खोल देता है। तो वंश और अंश दोनों ही भाई खुद लॉकअप में चले जाते हैं। ये देखकर प्रिया काफी हैरान थी, तो उसकी हैरानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब अंश मुस्कुराते हुए ही बोला, क्या अब तुम खुश हो जान हमें ऐसे जेल में भेजकर? इतना बोलकर वो प्यार भरी नजरों से प्रिया को देखे जा रहा था। तो प्रिया उसकी बात सुनकर कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही वहां पर वकील की एक टीम आ जाती है और आते ही एक वकील बेल के पेपर सीधे इंस्पेक्टर की टेबल पर रखकर बोला, इंस्पेक्टर ये रहे बेल के पेपर, चलो जल्दी से सर को बाहर निकालो। इतना बोलकर वकील मुस्कुराते हुए ही दोनों भाई को देखने लगता है। तो दोनों भाई भी प्रिया को देखे जा रहे थे, तो प्रिया वो भी अब समझ चुकी थी दोनों भाई के इस दिमाग को, जहां पर दोनों ने खुद को जेल में डालकर अगले ही पल बाहर भी निकाल लिया था। ये समझते ही प्रिया को अब और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में ही चिल्लाते हुए बोली, तुम दोनों ऐसे बाहर नहीं निकल सकते हो। वंश लॉकअप से बाहर निकलकर प्रिया की तरफ बढ़ते हुए ही बोला, जान तुमने जैसा चाहा वैसा तो हमने कर दिया, मगर अब हमारी बारी है। इतना बोलकर वंश प्रिया के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। ये देखकर प्रिया काफी ज्यादा डर जाती है और डरते हुए ही बोली, छोड़ो मुझे, तुम ऐसे मुझे नहीं उठा सकते हो, छोड़ो, जाने दो मुझे, तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। ये बोलते हुए ही वह जोरों से चिल्ला रही होती है, मगर वंश उसे अपनी गोद में उठाए हुए ही बाहर की तरफ बढ़ जाता है और कार के पास जा डोर खोल उसे किसी सामान की तरह गाड़ी के अंदर फेंक देता है, जिसके ऐसा करते ही प्रिया की एक चीख निकल पड़ती है। वंश उसे अपनी गोद में उठाए हुए ही थाने से बाहर की तरफ बढ़ जाता है और कार के पास जा डोर खोल उसे किसी सामान की तरह गाड़ी के अंदर फेंक देता है, जिसके ऐसा करते ही प्रिया की एक चीख निकल पड़ती है और उसे अपनी कमर में मोच भी आ जाती है। मगर वंश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो बस खुद भी कार में बैठ जाता है, तो अंश भी दूसरी तरफ का डोर खोल अंदर बैठ जाता है। तो प्रिया वो बस अपनी कमर में अपना एक हाथ रखे, आंखों में आंसू और गुस्सा लिए वंश की तरफ देखते हुए ही बोली, तुम मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते हो, खोलो डोर, गाड़ी रोको, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है, जाने क्यों नहीं देते तुम मुझे? ये बोलते हुए ही प्रिया की आंखों में मोतियों की तरह आंसू आ जाते हैं, पर वो अपनी आंसुओं से भीगी आंखों के साथ ही वंश को देखे जा रही थी। प्रिया की आंखों में इतने सारे आंसुओं को देखकर दोनों ही भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और दोनों को ही अपने सीने में दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो दोनों ही प्रिया को इस तरह से ऐसे रोते हुए नहीं देख पाते हैं। और अंश जल्दी से प्रिया की एक बाह पकड़ उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। अंश प्रिया को कुछ इस तरह से अपनी बाहों में खींचता है जिस वजह से प्रिया को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिल पाता है और वो जाकर सीधे अंश के सीने से लग जाती है, जिस वजह से प्रिया की नाक में हल्की सी चोट आ जाती है और वो दर्द से और भी ज्यादा रो पड़ती है और रोते हुए ही अंश की बाहों से दूर जाने की कोशिश करते हुए ही बोली, छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे नहीं जाना है तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर में, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास जाना है, उनके गले से लगना है, मुझे जाने क्यों नहीं देते तुम दोनों? ये बोलते हुए ही प्रिया जोरों से किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही होती है। प्रिया को ऐसे इस तरह से रोते हुए देखकर अंश प्रिया को कसकर अपने सीने से लगा लेता है और उसे एक टाइट हक कर धीरे से अपनी बेहद ही खतरनाक आवाज में बोला, बस जान, अब एक और आंसू नहीं, अगर अब तुमने अपनी इन खूबसूरत सी आंखों से एक और आंसू गिराया तो कसम से जान, मैं अभी इसी पल तुम्हें किस कर लूंगा और किस करने के बाद तो मैं खुद अपने आप की रोक भी नहीं पाऊंगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी, मैं नहीं, इसलिए अब एक और आंसू नहीं, वरना मैं भी सब कुछ भुलाकर अभी इसी पल तुम्हें वापस से अपना बना लूंगा।
ये सारी ही बात अंश काफी गुस्से में करता है। अंश की इतने गुस्से से भरी आवाज सुनकर प्रिया बुरी तरह से डर जाती है और उसकी आंखों के सामने कल रात का सीन वापस से आ जाता है, जिसे याद कर प्रिया बुरी तरफ से डर जाती है और डर की वजह से उसका रोना उसके अंदर ही कहीं दब सा जाता है। मगर उसका रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। वो बस किसी पुतले की तरह ही सिसक रही होती है, जिसे ऐसे सिसकते हुए देखकर वंश उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और एक टाइट हक कर वो भी अपनी हल्के गुस्से से भरी आवाज में ही बोला, तुम्हें खुशी मिले इसलिए हम दोनों ही तुम्हारी खुशी के लिए जेल तक गए जान, मगर तुम इस तरह से रोकर हमें नाराज कर रही हो। हम दोनों ही भाई सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर तुम्हारी इस प्यारी सी आंखों में आंसू नहीं, इसलिए अपने इन आंसुओं को जल्दी से साफ कर करो और शांति से घर चलो, वरना जो अंश ने कहा वो सब करने में हमें जरा सी देर भी नहीं लगेगी। और मुझे लगता है तुम्हारी हालत अभी ऐसी नहीं जो तुम्हारी वापस से हम दोनों को झेल भी पाओ। ये बोलते हुए ही वंश बेहद गुस्से में होता है, तो उन दोनों की ही गुस्से से भरी आवाज को सुनकर प्रिया सच में काफी ज्यादा डर जाती है और डर की वजह से उसका बदन कांपने लगता है और वो जरा सी भी हिम्मत नहीं करती अब कुछ भी बोलने की या हिलने की, और ऐसे ही शांति के साथ उन दोनों की ही कार आहूजा मेंशन में आकर रुकती है। जिसके बाद वंश प्रिया को अपनी गोद में लिए कार से बाहर निकलकर घर की तरफ बढ़ जाता है, तो वंश भी उन दोनों के पीछे ही जाने लगता है। वंश घर में आकर सीधे अपने कमरे में जाता है और प्रिया को लेकर सीधे बाथरूम में जाकर पानी से भरे बाथटब में फेंक देता है, जिसकी इस हरकत से प्रिया बुरी तरह से डर जाती है। वंश बाथरूम में आकर प्रिया को ले जाकर पानी से भरे बाथटब में ले जाकर फेंक देता है। वंश के इस तरह से फेंकने की वजह से प्रिया बुरी तरह से डर जाती है और डर की वजह से उसका सारा बदन कांप उठता है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वंश कहीं वापस से उसके साथ कुछ भी ना करने बैठ जाए। यही सब सोचकर ही उसका दिल डर से भर उठता है और वो डरते हुए ही हल्के गुस्से में वंश को देख रही होती है। तो वंश भी अब तक बाथरूम में आ चुका था और वो जैसे ही बाथरूम में आता है ठीक वैसे ही डोर अंदर से लोटकर अपने शर्ट की बटन खोलने लगता है। जब प्रिया ये सब देखती है तो उसकी आंखें और भी डर से भर जाती हैं, मगर वो अपने डर पर काबू कर गुस्से में ही उन दोनों की तरफ देखकर बोली, तुम दोनों वापस से मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो, ना ही मेरी मर्जी के बिना मुझे छू भी सकते हो। बाहर निकलो तुम दोनों यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों का ही सर फोड़ दूंगी या तुम दोनों के सारे बालों को नोचकर तुम्हें टकला कर दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। ये सब बोलते हुए ही प्रिया जोरों से चिल्ला रही होती है, तो अंश वो प्रिया की सारी बातों को इग्नोर कर अपने सारे कपड़ों को उतार कर साबर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही बेशर्मों को तरह नहाने लगता है। जब प्रिया अंश की इतनी बेशर्मी भरी हरकत देखती है तो वो झट से अपनी नजरों को फेर लेती है और जोर से चिल्लाकर बोली, ये सब क्या है? तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आती? तुम इतने बेशर्मों की तरह कैसे नंगे होकर मेरे ही सामने नहा सकते हो? ये बोलते हुए ही प्रिया की आवाज में झुंझलाहट और शर्म दोनों ही होती है। अंश बेशर्मों की तरफ ही मुस्कुराते हुए प्रिया को दूर से देखकर ही बोला, मैंने तो अपनी सारी शर्म उसी पल गवा दी थी जान, जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और तुम इस तरह से मुझसे नजरें क्यों फेर रही हो? कल रात तो हमारे बीच सब कुछ हो चुका है और अब कुछ भी ऐसा नहीं जो हमारे बीच बचा हुआ हो। तो तुम शर्माना बंद करो और नजरें उठाकर अपने पति की तरफ देखो तो जरा। ये बोलते हुए ही अंश के होठों पर शैतानी चमक थी। अंश की बात सुनकर प्रिया का मन करता है वो जाकर कहीं डूब मरे, क्योंकि उसे काफी ज्यादा अजीब और गंदा लग रहा था। इसलिए वो बस गुस्से में ही अपने हाथों की मुट्ठी भींचकर बैठी होती है, साथ ही उसकी नजरें भी झुकी हुई होती हैं और वो कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अभी प्रिया ने अपनी आंखें बंद ही की थी, उतने में ही उसे अपने पास कुछ महसूस होता है, जिस वजह से वो झट से अपनी आंखों को खोल देती है। मगर जैसे ही वह अपनी आंखों को खोलती है ठीक वैसे ही उसकी आंखें डर से भर जाती हैं और वो डरते हुए ही बोली, तू माँ। तुम। ये बोलते हुए ही वह वंश को देख रही थी जो बाथटब के अंदर उसके पास ही मौजूद था, जिसे वैसे देखकर प्रिया डरते हुए ही बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से। ये बोलते हुए ही वह बाथटब से उठने की कोशिश करने लगती है, मगर जैसे ही वह उठने की कोशिश करती है ठीक वैसे ही वंश उसे उसकी कमर से पकड़ कर लिटा देता है और खुद जल्दी से प्रिया के ऊपर आकर उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस करने लगता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी में होता है कि प्रिया को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिलता है, और जब उसे होश आता है तो वह खुद को वंश की बाहों में पाती है, जो उसे किस कर रहा होता है और उसके होठों को ऐसे चूस रहा था जैसे उसके होठ न होकर लॉलीपॉप हो, जिसे महसूस कर प्रिया का सारा बदन डर से सिहर उठता है।
वंश को इस तरह से खुद को किस करते हुए पाकर प्रिया बुरी तरह से डर जाती है और डर की वजह से उसका सारा बदन कांप उठता है और वो अपनी डर भरी निगाहों से ही वंश को देख रही होती है जो उसके होठों को चूस रहा था। जिसे ऐसे इस तरह से खुद के होठों को चूसते हुए देखकर प्रिया को काफी ज्यादा गंदा लगता है और वो गुस्से में आकर वंश के सीने पर अपनी दोनों हथेली को रखकर अपनी सारी ताकत जमाकर उसे जोर से धक्का दे देती है, जिसके इस तरह से धक्का देने की वजह से वंश प्रिया से अलग हो जाता है और वह थोड़ा सा दूर खिसक जाता है। तो प्रिया वो जोरों से सांसें लेने लगती है, साथ ही उसका सारा बदन गुस्से से कांप भी रहा होता है। मगर प्रिया के इस तरह से धक्का देने की वजह से वंश को काफी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं और वो अपने हाथ की मुट्ठी भींचकर गुस्से में ही प्रिया को देखने लगता है जो अपने सीने पर अपना एक हाथ रखे जोरों से सांसें ले रही थी। जिसे ऐसे सांसें लेते हुए देखकर वंश उसे एक झटके के साथ ही अपनी तरह खींच लेता है और प्रिया कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही वंश गुस्से में आकर ही प्रिया के सारे कपड़ों को टुकड़ों में फाड़ देता है, जिसके ऐसा करते ही प्रिया बुरी तरह से डर जाती है और डरते हुए ही वह वंश की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करती है। मगर वंश गुस्से में ही दांत पिसते हुए ही बोला, जान मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, मगर तुमने मुझे मजबूर किया है, इसलिए अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना बोलते ही वंश प्रिया को बाथटब में लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और प्रिया के बचे हुए सारे कपड़ों को भी फाड़ देता है, जिसके ऐसा करने पर प्रिया डरते हुए ही रो पड़ती है और रोते हुए ही ना में अपना सर हिलाने लगती है। मगर प्रिया के ना में सर हिलाने पर भी वंश पर कोई असर नहीं होता है और वो गुस्से में ही आकर प्रिया के होठों पर अपने होठों को रख जोर से वाइट कर देता है, जिसके ऐसा करते ही प्रिया की एक तेज चीख निकल पड़ती है और वो वंश को खुद से दूर धकेलने लगती है। मगर वो नाजुक सी लड़की वंश जैसे हटे कट्टे इंसान को जरा सा भी हिला नहीं पाती है और वंश बस अपने एक हाथ से प्रिया के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ ऊपर की तरफ कर देता है, तो दूसरे हाथ से वह प्रिया की बॉडी को मसले जा रहा था, जिस वजह से प्रिया को काफी ज्यादा दर्द अपनी बॉडी पर फील हो रहा था। मगर वो चाहकर भी वंश को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। तभी वंश भी अपने सारे कपड़ों को निकाल देता है। ये देखकर प्रिया अंदर तक सिहर जाती है और रोते हुए ही ना में सर हिलाने लगती है, क्योंकि डर की वजह से उसके होठों से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। वंश प्रिया के सारे बदन पर किस करते हुए ही कमर के नीचे आ जाता है और जैसे ही वह कमर के नीचे अपने होठों को ले जाकर रखता है, ठीक वैसे ही प्रिया और भी ज्यादा डर जाती है और उससे वंश का इस तरह किस करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब प्रिया से वंश का उस तरह किस करना बर्दाश्त नहीं होता है तो वह रोते हुए ही बोली, वंश बस अब और नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। अभी प्रिया ने इतना बोली ही थी उतने में ही वंश एक झटके के साथ ही प्रिया में समा जाता है, जिस वजह से प्रिया की तेज चीख निकल पड़ती है और वह दर्द से झटपटाने लगती है। मगर वंश प्रिया के इतने सारे आंसुओं को देखकर भी नहीं रुकता है। वो बस प्रिया के बदन पर अपना हाथ जमाए ही जा रहा होता है और उसके साथ अपने मन की किए जा रहा होता है और प्रिया बस रोते तड़पते हुए रहती है। तो अंश वो सावर के नीचे खड़ा अभी भी बस प्रिया को देखे जा रहा होता है और उसकी नज़र बस प्रिया के ऊपर जी जमी हुई होती है। तो काफ़ी देर तक हाथ जमाने के बाद जब वंश पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है तो वह प्रिया से अलग हो जाता है और सावर के नीचे जाकर अंश के पास ही खड़ा हो जाता है। मगर अंश की नज़र अभी भी प्रिया के दर्द से भरे चेहरे पर ही होती है, जिसे ऐसे दर्द में देखकर अंश का दिल अंदर ही अंदर दर्द करने लगता है और वो सावर के नीचे से हटकर पास ही रखा बाथरोब उठाकर पहन लेता है और बाथटब के पास आकर धीरे से प्रिया के कंधे पर झुककर अपना एक हाथ रख देता है, जिसके ऐसा करते ही प्रिया और भी ज्यादा डर जाती है और डरते हुए ही अंश को देखने लगती है। जैसे ही प्रिया को अपने कंधे पर अंश के हाथों का स्पर्श महसूस होता है, ठीक वैसे ही प्रिया की बंद आंखें खुल जाती हैं और वो डरते हुए ही अंश को देखने लगती है और अंश को खुद के पास देखकर उसकी आंखों के आंसू बढ़ जाते हैं और वो रोते हुए ही ना में अपना सर हिलाने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे अब अंश भी उसके साथ वही सब करेगा जो सब कुछ वंश ने अभी उसके साथ किया था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और डरते हुए ही ना में सर हिलाते हुए ही अंश को देख रही थी। तो अंश वह झुककर प्रिया को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसके ऐसा करते ही प्रिया की आंखों के आंसू और भी तेज हो जाते हैं और वह बुरी तरह से डरते हुए ही कांप जाती है। तो अंश प्रिया को गोद में उठाए ही बाथरूम से बाहर निकलकर बेडरूम में आ जाता है और प्रिया को बेड पर बिठाकर उसे ही देखने लगता है, जो बुरी तरह से बस रोए जा रही होती है। जिसे ऐसे रोते हुए देखकर साथ ही प्रिया के बदन पर एक भी कपड़ा ना देखकर अंश कबर्ड के पास जाता है और अपनी ही एक शर्ट निकालकर प्रिया के पास आता है और खुद ही प्रिया को वो शर्ट पहनाने लगता है। तो प्रिया बस डरते हुए किसी पुतले की तरह अंश को उसका काम करने देती है
और रोती हुई निगाहों से ही अंश को देखे जा रही होती हैं। अंश शर्ट पहनाकर प्रिया को देख अपनी नर्म आवाज में ही बोला, जान बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें। अंश की बात सुनते ही प्रिया के पहले से बह रहे आंसू और भी बढ़ जाते हैं और वो कुछ बोलने के लिए होठों को खोलती है मगर उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है, जिस वजह से वह रोते हुए ही धीरे से बस हाँ में सर हिला देती है, जिसे हाँ में सर हिलाते हुए देखकर अंश बगल वाले ड्रोज को खोलता है और एक क्रीम निकालकर वो प्रिया के बदन पर लगाने लगता है। अंश के हाथों के स्पर्श को खुद पर महसूस कर प्रिया डर की वजह से अपनी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर जरा सी भी हिम्मत नहीं बची थी वह अब एक भी शब्द बोल सके। तो अंश बड़े ही ध्यान से प्रिया के बदन पर उस क्रीम को लगा देता है, साथ ही वो प्रिया के नाजुक हिस्से में भी आराम और ध्यान दोनों से ही क्रीम लगाकर प्रिया को बेड पर ही लिटा देता है। साथ ही उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसे ही देखने लगता है, जिसका सारा बदन डर की वजह से कांप रहा था। अभी अंश प्रिया को देख रहा था जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी कि तभी बाथरूम का डोर खुलता है और वंश अपनी कमर में टॉवेल लपेटे बाहर निकलता है। साथ ही उसके होठों पर एक काफी संतोषजनक मुस्कान भी थी, जिसे देखकर अंश को अपने भाई पर हल्का सा गुस्सा आने लगता है और वो वैसे ही हल्के गुस्से में ही वंश को घूरने लगता है। तो वंश अंश को इस तरह खुद को घूरते हुए पाकर बस हल्का सा मुस्कुराते हुए ही अपने दोनों कंधों को उचकाकर वहां से कबर्ड के पास चला जाता है, जिसे वैसा करते देखकर अंश धीरे से प्रिया के बालों पर अपना एक हाथ फेर कर बोला, जान तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाया। इतना बोलकर अंश एक नज़र घूरकर वापस से अपने भाई को देखता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। तो प्रिया, जिसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था अपने सारे बदन पर, वह बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चली जाती है। तो वंश वो कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और घड़ी में समय देखने लगता है, जिस पर अभी 10 बज चुके थे, जिसे देखकर वंश अपने ऑफिस की फाइल निकालकर एक नज़र सोती हुई प्रिया को देखता है और वहां से बाहर निकल जाता है। वंश जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आता है, ठीक वैसे ही अंश हल्के गुस्से में ही अपने भाई को देखकर बोला, भाई ये तुमने ठीक नहीं किया हमारी जान के साथ। ये बोलते हुए ही अंश के चेहरे पर हल्का दर्द होता है, जैसे उसे प्रिया के दर्द पर दर्द हो रहा हो। वंश मुस्कुराते हुए ही, भाई जान बीबी है मेरी और मैंने जो भी किया वो सब गलत नहीं है। मैं तो बस प्यार से जान को पाना चाहता था, मगर जान ने ही मुझे गुस्सा दिलाई, जिस वजह से मैं उसे हट कर बैठा, मगर मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। ये बोलते हुए ही वंश भी हल्का उदास हो जाता है। अंश हल्के गुस्से में, भाई कल रात हमने जो भी किया वो जान के लिए काफी ज्यादा था और तुम भूलो मत, जान का हमारे साथ पहली बार था, जिस वजह से उसे दर्द हुआ होगा और उसे रिकवर होने के लिए तुम्हें समय देना चाहिए था, मगर तुमने अभी जो कुछ भी किया उसके बाद तो वो और भी ज्यादा दर्द में आ गई है। तुमने ये ठीक नहीं किया भाई। ये बोलते हुए ही अंश वंश से नाराज नजर आ रहा था। वंश अपनी गलती पर अफसोस करते हुए, सॉरी भाई, आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं अब कभी भी जान को कोई दर्द ना दूं, मगर मैं कोशिश तब तक ही करूंगा जब तक जान मुझसे प्यार से पेश आएगी और मेरी सारी बातों को मानेगी, मगर जब जान ने मेरी किसी भी बातों को मानने से इनकार किया तो फिर मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा। इतना बोलकर वंश वहां से जाने लगता है और जाते हुए हो बोला, भाई आज ऑफिस नहीं जाना क्या तुम्हें? अंशना में सर हिलाते हुए, नहीं मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, अभी मुझे जान के पास रुकना ज्यादा जरूरी लग रहा है। इतना बोल अंश किचन की तरफ बढ़ जाता है और किचन में जाकर वो अपने और प्रिया दोनों के लिए खुद ही नाश्ता बनाने लगता है। तो वंश वो आज पहली बार अकेले ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो अंश आधे घंटे में ही नाश्ता तैयार कर बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है और बेडरूम में आने के बाद वो खाने की प्लेट साइड टेबल पर रखकर प्रिया को नींद से जगाते हुए ही बोला, प्रिया उठो, खाना खा लो, वैसे भी तुमने रात से कुछ भी नहीं खाया है, उठो चलो कुछ खा लो, उसके बाद सो लेना। ये बोलते हुए ही अंश प्रिया को उठा रहा होता है। तो अंश की आवाज़ से प्रिया की नींद भी टूट सी जाती है और वो अपनी आधी खुली आंखों से ही अंश को देखती है, जो उसे किसी छोटी बच्ची की तरह जगा रहा होता है, जिसे ऐसे अपने पास देखकर प्रिया बुरी तरह से डर जाती है और डर के कारण ही उसकी आंखें झट से खुल जाती है और वो डरते हुए ही उठने की कोशिश करने लगती है, मगर बदन पर अभी भी दर्द होने की वजह से जल्दी उठने के चक्कर में उसे अपने बदन पर तेज दर्द होता है, जिस वजह से उसकी दर्द भरी आह निकल पड़ती है, जिसे सुनकर अंश जल्दी से नीचे झुककर खुद ही प्रिया को बेड से टिकाकर बिठा देता है और खाने की प्लेट लेकर उसके सामने बैठ जाता है। प्रिया डरते हुए ही अंश को देखे जा रही थी, तो अंश खाने का कोर बनाकर प्रिया के सामने कर बोला, प्रिया चलो मुंह खोलो और खाना खाओ। इतना बोलकर वह प्रिया के सामने निवाला कर देता है।
प्रिया डरते हुए ही अपनी आंखों में आंसू लेकर अंश की तरफ देखकर कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने की कोशिश करती है, मगर उसका गला रुंधा हुआ होने की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिसकी आंखों में आंसू देखकर अंश काफी मायूस होते हुए ही बोला, जान मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कल रात को जबरदस्ती की, इसलिए तुम काफी ज्यादा नाराज हो, मगर गलती तुम्हारी अपनी खुद की भी है। तुम कैसे हमारे दिल में प्यार जगा कर अपनी जगह बनाकर किसी और से शादी करने जा रही थी। अगर तुम हमारा प्यार एक्सेप्ट कर लेती तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता, ना ही तुमसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ती, ना ही जबरदस्ती तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना पड़ता। मगर जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता है, इसलिए तुम भी हमारे साथ प्यार से रहो, हमारी पत्नी बनकर, और हम दोनों भाई भी प्यार से रहेगी तुम्हारे पति बनकर। इतना बोल अंश शांत हो जाता है। प्रिया अपनी सारी हिम्मत जमा कर अपने भारी गले के साथ ही बोली, शादी एक लड़के के साथ की जाती है, दो लड़कों के साथ नहीं, और जो लड़की एक से ज्यादा लड़कों के साथ रिश्ता बनाती है उसे कोई भी इज्जत के साथ नहीं देखता, बल्कि उसे बाजारू या रखेल बोला जाता है। इतना बोलकर प्रिया जोर से सिसकने लगती है। अंश प्रिया के मुंह से खुद के लिए बाजारू और रखेल शब्द सुनकर गुस्से में आ जाता है, और उसी गुस्से में ही वह प्रिया की एक बाह पकड़ लेता है। ये देखकर प्रिया डर जाती है। अंश प्रिया के मुंह से खुद के लिए बाजारू और रखेल शब्द सुनकर गुस्से में आ जाता है, और उसी गुस्से में ही वह प्रिया की एक बाह पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। साथ ही अंश की आंखें इस समय गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी और वो गुस्से से भरी निगाहों के साथ ही प्रिया को देख रहा होता है। तो प्रिया अंश को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, और डर की वजह से उसकी आंखों के आंसू तेज हो जाते हैं, साथ ही उसका सारा बदन थर थर कांपने भी लगता है। साथ ही प्रिया के अंदर इतनी भी हिम्मत ना थी वो एक शब्द भी बोल पाए अंश से, क्योंकि अंश सच में काफी गुस्से में ही प्रिया को घूर रहा था। अंश अपने एक एक शब्दों को चबाते हुए गुस्से में ही बोला, बीबी हो जान, हमारी कोई रखेल या बाजारू नहीं जो तुम अपने लिए इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जान खुद को रखेल या बाजारू बोलने की, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो। आज के बाद अगर मैंने कभी भी तुम्हारे मुंह से खुद के लिए कुछ भी गलत या ऐसा सुना जो नहीं बोलना है तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर जाऊं। ये बोलते हुए ही अंश की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती है। अंश की गुस्से से भरी बात सुनकर प्रिया बुरी तरह से डर जाती है, मगर वह अपने डर को छुपाकर रोते हुए ही बोली, एक आदमी की एक से ज्यादा बीवी हो सकती है, आदमी चाहे जितनी चाहे उतनी औरत के साथ रिश्ता बना ले, लोग उसे कभी गलत नहीं बोलेंगे, मगर किसी औरत का एक से ज्यादा पति नहीं हो सकता है। और अगर किसी औरत ने एक से ज्यादा आदमी के साथ रिश्ता बनाया तो लोग उसे ही गलत बोलते हैं, आदमी को नहीं। और आप मुझ पर गुस्सा कर मुझे तो शांत करवा लोगे, मगर लोगों का क्या? उन्हें कैसे शांत करवाओगे जब उन्हें पता चलेगा मेरा एक नहीं बल्कि दो आदमियों के साथ शारीरिक संबंध है। इतना बोल प्रिया जोर से रोने लगती है। तो प्रिया की बात सुनकर अंश अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हुए ही बोला, बीबी हो तुम हमारी जान और हम दोनों है भाई पति है तुम्हारे, तो कोई भी तुम पर उंगली नहीं उठा सकता है, ना ही उंगली उठाने की कोशिश भी कर सकता है। प्यार करते हैं हम दोनों है भाई तुमसे और शादी की है हम तीनों ने, तो कोई भी हमारे इस रिश्ते को गलत तरह से नहीं देख सकता है। और अगर किसी ने भी तुम्हारी तरफ उंगली उठाने की कोशिश भी की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ये बोलते हुए ही अंश किसी संकी की तरह लग रहा होता है। तो उसकी बातों को सुनकर प्रिया डर रही होती है, क्योंकि अंश संकी की तरह ही लग भी रहा था और बातें भी कर रहा था, मगर फिर भी प्रिया अपने डर को अंदर ही दबाकर वापस से रोते हुए ही आगे बोली, मुझे पता है अंश सर आप बहुत अच्छे और समझदार दोनों ही हो, तो प्लीज मेरा दर्द समझिए ना, मुझे यहाँ से जाने दीजिए ना। मेरा दम घुट रहा है इस जगह पर, मुझे घिन आ रही है खुद से, मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे किसी दो मर्दों ने छुआ है और मेरे साथ फिजिकल हुए हैं, मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं जाकर अपनी जान दे दूं, मुझसे नहीं हो पा रहा है ये सब बर्दाश्त। मुझे बहुत दर्द हो रहा है अंश सर, और मुझे अपनी बॉडी से ज़्यादा दर्द अपनी आत्मा में हो रहा है। कल रात भी आप दोनों ने मेरे साथ वो सब किया और सुबह भी वंश सर ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा रेप किया। इतना बोलकर प्रिया जोर से रो पड़ती है और रोते हुए ही उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और उसे सांसें लेने में भी परेशानी होने लगती है, जिसकी ऐसे सांसें उखड़ते हुए देखकर अंश डर जाता है और डर की वजह से उसकी आंखें परेशान सी हो जाती है और वो जल्दी से प्रिया को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को जोरों से सहलाने लगता है। तो प्रिया अपनी आंखों को बंद करते हुए ही अपनी उखड़ रही सांसों के साथ ही बोली, मुझे दो पतियों की पत्नी बनकर नहीं रहना है अंश सर, मुझे आप दोनों के साथ नहीं रहना है, मैं नहीं करती हूँ आप दोनों से प्यार। ये बोलते हुए ही उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक से जाते हैं और वो अंश के सीने से लगी ही अपनी आंखों को बंद कर बेहोश होकर उसके सीने पर ही लुढ़क जाती है। जब अंश
प्रिया की ऐसी हालत देखता है तो वो बुरी तरह से डर सा जाता है। प्रिया बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। अंश भी बेड पर प्रिया के बगल में ही बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर प्रिया के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। तो डॉक्टर डरते हुए ही अपनी जान हथेली पर रखकर प्रिया को चेक कर रहे थे, क्योंकि उनके सामने ही डेविल जो बैठा था, जो घूर घूर कर गुस्से में उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी भी पल उसकी जान ही ना ले। डॉक्टर प्रिया को चेक कर और उसे इंजेक्शन देने के बाद अंश को देखकर डरते हुए ही बोला, अब ये ठीक है, मगर मुझे लगता है अगर इन्हें वापस से पैनिक अटैक आया तो हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। जैसे ही डॉक्टर इस बात को बोलता है, ठीक वैसे ही अंश की गुस्से से भरी आवाज डॉक्टर के कानों पर पड़ती है, जो बेहद डरावनी आवाज में बोला, अपनी जवान को लगाम दे डॉक्टर, वरना मैं अभी तेरी कब्र यहीं पर खुद दूंगा। ये बोलते हुए ही वह बेहद गुस्से में डॉक्टर को घूर रहा था। अंश की इतनी गुस्से से भरी डरावनी आवाज सुनकर डॉक्टर बुरी तरह से डर जाता है और डर की वजह से उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल पाते हैं। वो बस डर से कांपते हुए ही खड़ा बस अंश को देख रहा था और बड़ी ही हिम्मत कर बोला, सर हो सके तो आप अपनी वाइफ को खुश रखने की कोशिश करें और जितना हो सके उतना स्टेशन ही ना मिले, इस बात का ध्यान रखना। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से ऐसे भागता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तो डॉक्टर की बात सुनकर अंश प्रिया को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर बेहोशी की हालत में भी दर्द भरा होता है। जिसे ऐसे इतने दर्द में देखकर अंश का दिल अंदर तक टूट जाता है और वह बस प्रिया को ही निहारने लगता है। दूसरी तरफ ऑफिस में वंश अपने केबिन में बैठा हुआ था और वो काम कर रहा था। तभी डोर पर नोक की आवाज आती है, जिसे सुनकर वंश अपनी बिना भाव वाली आवाज में ही बोला, कम इन। जिसे सुनकर डोर खुलता है और बाहर से एक लड़का हल्का डरते हुए ही अंदर आता है और अंदर आते हुए ही बोला, सर आज अंश सर ऑफिस नहीं आए हैं और अंश सर की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो काफ़ी ज़रूरी है और अब अंश सर आए नहीं तो क्या हमें उस मीटिंग को कैंसिल करना होगा। ये बोलते हुए ही असिस्टेंट काफ़ी डरा हुआ होता है। वंश अपनी नज़रें उठाकर, मीटिंग कब है सर? बस 5 मिनट बाद ही मीटिंग है, असिस्टेंट बोला। ठीक है चलो, इतना बोलकर वंश अपना लैपटॉप बंद कर देता है। कुछ ही देर बाद वंश एक बड़े से मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था और वहां पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और वह सारे आपस में ज़रूरी टॉपिक पर बात कर रहे थे और वंश किसी महाराजा की तरह अपनी चेयर पर बैठा सभी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। और ऐसे ही करीब 1 घंटे तक मीटिंग चलने के बाद वो खत्म होती है और मीटिंग खत्म होते ही वंश वापस अपने केबिन में आ जाता है और अंश को कॉल लगा देता है। कुछ रिंग में ही अंश कॉल रिसीव कर लेता है तो वंश बोला, क्या तुम सच में ऑफिस नहीं आ रहे हो भाई? अंश अपनी थकी हुई आवाज में, नहीं मैं आज नहीं आ रहा ऑफिस, मुझे अपनी जान का ध्यान रखना है। इतना बोल अंश कॉल कट कर देता है तो वंश बस हैरान नजरों से अपने मोबाइल को देखने लगता है। शाम का समय, अंश अभी भी प्रिया की बगल में बैठे हुए ही सो रहा होता है। तभी प्रिया की आंखें धीरे से खुलती हैं और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसकी आंखों के आगे अंश का हैंडसम सा चेहरा आ जाता है, जिसे देखकर प्रिया पहले तो डर जाती है मगर वह खुद को संभाल कर अंश को देखती है, जिसके हाथ पर उसका हाथ था जिसे उसने काफी मजबूती से थाम रखा था और वो उसके बगल में बैठे हुए ही सो रहा था। अंश को इस तरह से खुद के पास देखकर प्रिया काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है अंश उसके लिए ऐसे सच में परेशान है या वो बस दिखावा कर रहा है। यही सब सोचते हुए ही जैसे ही प्रिया अपना हाथ अंश के हाथ से अलग करने को होती है, ठीक वैसे ही अंश की आंखें खुल जाती है। अंश की आंखें खुलते देखकर प्रिया अचानक से डर जाती है। जैसे ही अंश की आंखें खुलती हैं ठीक वैसे ही प्रिया डर जाती है और डर की वजह से वह अंश को ही देखने लगती है और सोचने लगती है कहीं अंश उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे, मगर उसकी सोच से बिल्कुल उलट अंश जागते ही परेशान सा बोला, तुम ठीक हो जान? अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? ये बोलते हुए ही वह प्रिया को देखने लगता है। प्रिया अंश को ऐसे खुद के लिए परेशान होते हुए देखकर बोली, मैं ठीक हूँ, मगर आपको ऐसे मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर प्रिया बेड पर ही उठकर बैठ जाती है और बेड से नीचे उतरने लगती है। ये देखकर अंश बोला, जान तुम कहाँ पर जा रही हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो ले आऊंगा। प्रिया हल्का चिढ़ते हुए, हाँ ला दो मुझे जहर, क्योंकि इस समय मुझे जहर की ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ला कर दे सकते हो जहर? इतना बोल प्रिया शांत हो जाती है। तो प्रिया की बात सुनकर अंश खामोश हो जाता है कि तभी वहाँ पर एक खतरनाक आवाज़ आती है जो बोली, तुम्हें जहर की क्या ही ज़रूरत है जान, तुम तो खुद जहर हो। इतना बोलते हुए ही वंश कमरे के अंदर आता है।
वंश की बात सुनकर और उसे कमरे में देखकर प्रिया बुरी तरह से डर जाती है और उसकी आंखों के सामने सुबह का सारा सीन एक बार फिर से आ जाता है, जिसे याद कर प्रिया की आंखें गुस्से और डर दोनों से भर जाती हैं और वो वैसे ही घूर कर वंश को देखने लगती हैं। ऐसे ना देखो जान, तुम्हें प्यार हो जाएगा। इन नफरत से भरी निगाहों में हमारा अक्स बस जाएगा। हमें बेशक पता है तुम्हें नफरत है हमसे, मगर हम भी क्या करें जान, हमें मोहब्बत है तुमसे। तुम मोहब्बत नहीं सनक हो हमारी, और हमारी सनक से भरी मोहब्बत है तुम्हारी। वंश प्रिया की तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हुए ही बोला तो वंश को इस तरह से अपने करीब आते देखकर और उसकी इस बेतुकी बातों को सुनकर प्रिया अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगती है और उसकी मुट्ठी गुस्से से भर जाती है और वो वैसे ही गुस्से और नफरत के साथ ही बोली, तुम इंसान नहीं जानवर हो, तुम बोलते हो प्यार करते हो मुझसे, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते, ना ही मेरा रेप करते और ना ही मेरी मर्जी के बिना मुझे छूते। तुम कोई प्यार नहीं करते मुझसे, तुम्हें तो बस अपनी हवस मिटानी है मुझसे और अपनी हवस को तुम प्यार का नाम देकर प्यार जैसे पाक शब्द को गंदा कर रहे हो। मुझे नफरत है तुमसे, सुना तुमने, मुझे नफरत है तुमसे और हमेशा रहेगी। मैं तुम जैसे हैवान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये बोलते हुए ही प्रिया काफी नफरत से वंश को देख रही थी। प्रिया की बात सुनकर वंश के चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होती है, बल्कि उसकी वो मुस्कान डेविल मुस्कान में बदल जाती है और वो वैसे ही प्रिया को देखकर बोला, हवस समझो या प्यार मुझे फर्क नहीं पड़ता जान, वैसे भी तुम पत्नी हो हमारी, मेरे लिए यही काफी है और तुम जितना चाहे उतना बुरा भला बोल सकती हो मुझे तुम्हारी किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्यार करता हूँ मैं तुम्हें और प्यार में सब जायज है, तुम्हारा प्यार और नफरत दोनों भी। इतना बोलकर वंश मुस्कुराते हुए ही बाथरूम में चला जाता है तो प्रिया गुस्से में ही खड़ी बाथरूम के डोर को घूरे जा रही होती है। जब अंश प्रिया को ऐसे हाइपर होते हुए देखता है तो वह परेशानी भरी आवाज में ही बोला, जान प्लीज शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा मत करो, ऐसे गुस्सा करने पर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैं खुद को ही ब्लेम करूंगा जो मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। ये बोलते हुए ही वह काफी ज्यादा परेशान सा लग रहा होता है। अंश को खुद के लिए इतनी फिक्र करते देखकर प्रिया को क्या हो जाता है पता नहीं, मगर वो खुद ब खुद शांत हो जाती है और शांत होकर अंश को देख बोली, अंश सर मुझे भूख लगी है, मुझे मेरे घर जाकर खाना है। ये बोलते हुए ही उसकी आवाज भारी सी हो जाती है। अंश प्रिया के पास आकर उससे थोड़ी दूरी बनाकर ही खड़ा हो जाता है और बड़े ही प्यार से उसे देखकर बोला, जान ऐसे दुखी ना हो, मैं तुम्हें कल तुम्हारे घर लेकर जाऊंगा, तुम चाहो तो सारा घर पर रह सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा, पर अभी शांत हो जाओ और चलो मेरे साथ, में तुम्हें डिनर करवाता हूँ। इतना बोल वह धीरे से प्रिया का एक हाथ पकड़ लेता है। अंश और प्रिया दोनों ही डिनर के लिए बैठे हुए होते हैं। तभी वहां पर वंश भी आ जाता है जो इस समय काफी ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था और उसके बाल अभी भी हल्के गिले ही होते हैं। साथ ही उस वाइट कलर की पतली सी शर्ट में वंश की मस्क्यूलर बॉडी काफी ज्यादा अट्रैक्ट लग रही थी। जब प्रिया की नजर वंश पर पड़ती है तो एक सेकंड के लिए तो वो वंश को देखने लगती है, मगर अगले ही पल उसकी आंखों में वंश के लिए गुस्सा छा जाता है और वह अपनी नजरें वंश से फेर लेती है। तो अंश एक नजर अपने भाई को देखकर प्रिया से बोला, जान तुम डिनर कर सकती हो। अंश की बात सुनकर प्रिया हाँ में अपना सर हिला देती है और अपनी प्लेट में रखा खाना खाने लगती है, बिना उन दोनों डेविल्स भाई की तरफ देखे बिना ही। प्रिया को इस समय काफी जोरों से भूख लगी हुई होती है, क्योंकि उसने कल रात से ही कुछ नहीं खाई थी, जिस वजह से वो काफी जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे उसने अभी ये खाना नहीं खाई तो कोई उससे उसका खाना ना चुरा ले। जब वंश प्रिया को इस तरह से ऐसे खाते हुए देखता है तो वह प्रिया को देख बोला, जान तुम चाहो तो आराम से ये सारा खाना खा सकती हो, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है, वैसे भी ये घर तुम्हारा है तो तुम जो चाहे वह बनवा कर खा सकती हो। वंश की बात सुनते ही प्रिया को ध्यान आता है वो कैसे खाना खा रही है, जिसे याद कर वह वंश से कुछ भी नहीं बोलती है, बस आराम से खाना खाने लगती है और थोड़ी ही देर में जैसे ही उसका पेट भर जाता है ठीक वैसे ही वह अपने मन में सोचने लगती है, अंश सर ने कहा है वो मुझे कल मेरे घर लेकर जाएंगे और मैं सारा दिन अपने घर में रह सकती हूँ, मगर अभी क्या, अगर ये दोनों भाई आज रात मेरे साथ एक ही रूम में रहे तो पक्का ये वापस से मेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और मैं अब और इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, खासकर वंश सर को तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि ये दोनों ही मुझसे दूर रहे। इतना सोचते ही वह दोनों भाई को देखती है जो शांति से डिनर कर रहे थे, जिन्हें देखते ही प्रिया के दिमाग में एक प्लान आता है और वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर वहां से ऐसे सीढ़ियों की तरफ भागती है जैसे किसी ने उसके पीछे सांप छोड़ दिए हो
और प्रिया ऊपर चढ़कर सीधे कमरे में जाती है और कमरे में जाते ही अंदर से डोर लॉक कर लेती है और वो डोर भी इतनी जोर से लॉक करती है जिसकी आवाज़ नीचे बैठे दोनों भाइयों के कानों तक आती है, जिस वजह से वह अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं। तो प्रिया कमरे के अंदर आते ही चैन की सांसें लेती है और जाकर सीधे बेड पर लेट जाती है और आराम से फैलकर बेड पर सो जाती है, क्योंकि अब उसे परेशान करने वाला वहां पर कोई भी जो नहीं था। नीचे अंश अपने भाई को देखकर बोला, भाई आपको नहीं लगता आपको जान के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आने की ज़रूरत है? हमने रात में जो कुछ भी किया वो सब गलत किया और उसका गिल्ट मुझे है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है अब से मैं कभी भी जान के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, ना ही उसकी मर्जी के बिना उसके करीब भी जाऊंगा। मैं जान को प्यार करता हूँ, साथ ही उसकी इज्जत भी, तो मैं अब से अपनी जान की इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करूँगा। और मैं तुम्हें भी यही बोलूँगा भाई, अगर आपको जान का प्यार चाहिए और आप चाहते हो जान खुद आपको अपनी मर्जी से अपनाए तो अब से तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे जान तुमसे नफरत करने लगे। इतना बोलकर अंश शांत हो जाता है और अपने भाई को देखने लगता है। वंश अपने भाई की बात सुनकर उसे देख देवल मुस्कान के साथ ही बोला, भाई जिंदगी में पहली बार कोई लड़की पसंद आई और सीधे पहली नज़र में ही दिल में समा गई, और जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ वही लड़की तुम्हारे भी दिल में बस गई और हम दोनों ने ही लड़की से शादी कर उसे अपनी पत्नी बना लिए। हम प्यार करते हैं अपनी जान से और मैं प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं जान अगर कोई गलती करे तो मैं उसे माफ़ कर दूँ, बल्कि जान अगर मुझे छोड़कर जाने की कोशिश भी करेगी तो मैं उसे अपने अंदाज में सजा दूंगा, और मेरी सजा वही होगी जो सुबह जान को मिली थी। इतना बोल वंश वहाँ से चला जाता है। तो अंश बस परेशान सा बैठा हुआ होता है और कुछ देर बाद ही जब दोनों भाई रूम के पास जाकर डोर खोलने की कोशिश करते हैं तो दोनों को रूम लॉक मिलता है, जिस वजह से अंश तो दूसरे कमरे में चला जाता है, मगर वंश हल्के गुस्से में ही वहां से जाता है। अगली सुबह प्रिया की जब आंखें खुलती हैं तो उसके फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए ही जैसे ही अंगड़ाई लेने के लिए अपने हाथों को उठाने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है क्योंकि उसे अपने बदन पर कुछ भारी सा एहसास होता है, जिस वजह से वह जैसे ही झुककर देखती है तो उसे अपने बदन पर एक मजबूत हाथ दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वह जैसे ही अपने बगल में देखती है तो वंश को अपने बेहद करीब पाती है। वंश को ऐसे अपने इतने करीब पाकर प्रिया की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है क्योंकि वंश उसे ही अपनी देवल मुस्कान और चमक आई आंखों से ही देखे जा रहा था, जिस वजह से प्रिया को समझ नहीं आता वंश कब उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में लेकर सोया है। प्रिया अभी अपनी सोच में गुम ही थी, उतने में ही उसे वंश की आवाज़ अपने कानों में सुनाई पड़ती है, जो उससे बोला, क्या हुआ जान, तुम खुश नहीं लग रही मुझे यहाँ पर पाकर। इतना बोल वह प्रिया को अपने और करीब कर लेता है, जिस वजह से प्रिया डर जाती है और डरते हुए ही वह वंश की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए ही बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे अपनी बाहों में लेने की, तुम यहाँ पर आए कैसे, छोड़ो मुझे। ये बोलते हुए ही वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। वंश देवल मुस्कान लिए, मुझे एक किस देकर तुम यहाँ से जा सकती हो जान, और तुमने मुझे किस नहीं दी तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। इतना बोल वह प्रिया के होठों की तरफ देखने लगता है। प्रिया गुस्से में चिल्लाकर, किस माय फुट में तुम्हें कभी भी किस नहीं करने वाली, तुम्हें किस करने से अच्छा होगा मैं किसी कुत्ते को जाकर किस कर लूँ। वंश देवलपन के साथ ही, ठीक है जान मत करो किस, मगर मुझे तो किस चाहिए, फिर चाहे तुम दो या मैं खुद से लूँ। इतना बोल वह प्रिया को देखने लगता है, मगर प्रिया वंश की बातों पर कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वंश छत से प्रिया के ऊपर आकर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे हार्ड किस करने लगता है। वंश के इस तरह से किस करने की वजह से प्रिया एकदम शॉक हो जाती है और उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। प्रिया अपने सेंस में तब आती है जब उसे अपने होठों पर काफ़ी तेज दर्द होता है, जिसे महसूस कर वो वंश की आंखों में देखने लगती है, जो उसे ही काफ़ी हार्डली किस किए जा रहा था, यहाँ तक उसके होठों पर बाइट कर रहा था, जिस वजह से उसके होठों से अब खून भी निकलने लगा था, मगर फिर भी वंश उसे छोड़ नहीं रहा था। साथ ही अब उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसका दम कभी भी निकलने ही वाला है, क्योंकि उसकी सांसें अब अटक सी गई थी। प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे अब वो मरने ही वाली है दम घुटने की वजह से। ठीक तभी वंश प्रिया के होठों को छोड़ देता है और उसके ऊपर से हटकर उसके बगल में लेटकर जोरों से सांसें लेते हुए खुद भी प्रिया को देखे जा रहा था, जो काफ़ी जोरों से सांसें ले रही थी। प्रिया को सांसें लेते देख और उसके सूज चुके होठों को देखकर वंश मुस्कुराते हुए ही बोला, जान बीबी हो तुम मेरी, तो हक बनता है मेरा तुम्हारी किस पर और तुम पर, तो आइंदा से मुझे किसी भी चीज़ के लिए ना बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना अभी बस किस किया है
नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ही पूरा खा जाऊंगा और तुम रोक नहीं पाओगे मुझे ऐसा करने से। इतना बोलकर वंश बेड पर ही उठकर बैठ जाता है और प्रिया को देखने लगता है तो प्रिया वह भी गुस्से में ही बेड पर उठकर बैठ जाती है और अपनी आंखों में आंसू और गुस्सा नफरत सब कुछ लिए हुए ही वंश को देखकर बोली, मार क्यों नहीं देते मुझे, जान ही ले लो मेरी, कम से कम एक बार मैं मरूंगी तो रोज रोज तुम्हारा टॉर्चर तो नहीं सहना पड़ेगा मुझे, कम से कम मरने के बाद तो सुकून से जी पाऊंगी मैं, मगर नहीं, तुम मुझे सुकून से मरने भी नहीं दे रहे हो, ना ही जीने दे रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा जो तुमने मुझे 2 पतियों की पत्नी बनाकर रख दिया। ये बोलते हुए ही वह काफी गुस्से में ही वंश को देख रोने लगती है और रोते हुए ही अपने होठों को अपने हाथों से पोंछने लगती है। प्रिया की बात सुनकर वंश भी हल्के गुस्से से ही बोला, सबसे बड़ी गलती तो तुमने हमारे सामने आकर की है जान, अगर तुम इतनी देर इनके साथ उस दिन हमारे ऑफिस न आई होती और पहली नज़र में तुम्हें देखते ही हमें तुमसे प्यार न हुआ होता तो तुम कब की मर चुकी होती और तुम्हारी लाश किसी सड़क पर बैठकर जंगली जानवर खा रहे होते, वो भी मजे के साथ ही। तो तुम खुद भी खुशी से रहो और हमें भी अपनी मोहब्बत के साथ खुशी से रहने दो। इतना बोलकर वंश वहां से उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है तो प्रिया गुस्से में ही खुद से बोली, नहीं, मैं कभी भी 2 पतियों की पत्नी नहीं बनूंगी। अगर मुझे यहीं पर रहना है और तुम दोनों के साथ रहना है तो मैं तुम्हें नहीं, अंश सर को चुनूंगी और उनके साथ ही रहूंगी। उन्होंने मेरे साथ गलत किया मगर उनकी आंखों में पछतावा है उसका, मगर तुम गलत करने पर भी मुझे ही धमका कर चले गए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाली हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इतना बोल वह बाथरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद अंश हॉल में बैठा प्रिया के आने का इंतजार कर रहा होता है और वंश भी उसकी बगल में ही बैठा हुआ था और अपनी कॉफी पी रहा था। तभी उन दोनों के कानों में पायल की आवाज आती है, जिसे सुनकर जैसे ही दोनों भाई नजरें उठाकर सामने देखते हैं ठीक वैसे ही दोनों की नजरें बस जम सी जाती है। जैसे ही दोनों भाई अपनी नजरें उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखते हैं ठीक वैसे ही दोनों की नजर सीढ़ियां उतर रही प्रिया पर जाकर थम सी जाती है और वो दोनों बिना पल के झपकाए ही प्रिया को देखने लगते हैं, जिसने फ्लावर प्रिंट वाली जॉर्जेट की सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी। साथ ही उसने कानों में झुमके और हाथों में चूड़ियों के साथ हल्का सा मेकअप भी कर रखी थी, जिसमें वह काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। जिसे वैसे देखकर दोनों ही भाई की नज़र प्रिया से हटती नहीं है तो प्रिया वह नीचे आकर दोनों भाई को देखती है, जिनमें से वंश को देखकर उसका मुंह बन जाता है और वो वंश से अपनी नज़रों को फेर कर अंश के पास जाकर बोली, अंश सर, आपने कहा था आप मुझे मेरे घर लेकर जाओगे, तो चलिए ना, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरी मम्मी पापा दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, मुझे घर ले चलिए। ये बोलते हुए ही वह काफ़ी ज़्यादा मासूम और प्यारी लग रही होती है, साथ ही उसने क्यूट सा फेस भी बना रखा था। प्रिया को वैसे देखकर अंश के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में सर हिलाकर ही बोला, चलो चलते हैं। इतना बोल वह प्रिया को बाहर चलने का इशारा करता है, जिसे समझकर प्रिया घूरकर वंश को एक नज़र देखती है, फिर बाहर की तरफ जाने लगती है तो अंश भी उसके पीछे ही जाते हुए वंश से बोला, भाई चलो, हम पहली बार अपने ससुराल जा रहे हैं। इतना बोलकर वह बाहर निकल जाता है तो वंश भी हाथ में पकड़ा मग नीचे रखकर बाहर निकल जाता है। कुछ देर में ही वह तीनों कार में बैठे हुए थे और ड्राइवर कार चला रहा था। इस समय प्रिया काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो अपनी मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी, तो प्रिया को इतना खुश देखकर दोनों भाई भी काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। और ऐसे ही खामोशी के साथ ही कुछ समय में प्रिया का घर आ जाता है और कार आकर प्रिया के घर के बाहर रुकती है, जिसे देखकर प्रिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर वह जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर के डोर पर जाकर खड़ी हो जाती है। साथ ही वह जोरों से डोर नॉक करने लगती है। डोर नॉक होने की आवाज़ से घर के अंदर उदास बैठी प्रिया की माँ डोर के पास आकर जब डोर खोलती है तो डोर खुलते ही प्रिया झट से अपनी माँ के गले से लग जाती है और उन्हें जोर से टाइट हक कर लेती है। तो ऐसे अचानक से अपनी बेटी के आकर हक करने से पहले तो उसकी माँ हैरान हो जाती है, मगर अगले ही पल उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो उसी मुस्कान को अपने चेहरे पर लिए हुए ही अपनी आंखों में पानी लाकर बोली, प्रिया मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना बेटा? उन लोगों ने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना बेटा? ये बोलते हुए ही वह प्रिया से अलग होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। तो प्रिया भी अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी माँ को देखते हुए ही बोली, माँ तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना माँ? और पापा कैसे है? ये बोलते हुए ही वह घर के भीतर झांक कर देखने लगती है। प्रिया की माँ उदास होते हुए, चल अंदर चल, अपने पापा से मिलने, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2 रातों से उन्होंने कुछ भी खाया तक नहीं है, जिस कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है और डॉक्टर तेरे पिता को देखकर गए हैं। इतना बोल वह अपनी बेटी को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है
कार के पास खड़े दोनों देवल भाई उन दोनों माँ और बेटी को देखते हैं, और जब वो दोनों अंदर जाती है तो वह दोनों भी अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। प्रिया घर के अंदर आते ही अपने पापा के पास जाती है और उनके गले लग जोरों से रोती है, तो प्रिया के पिता भी काफी देर तक अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए हो रोते हैं। फिर वो अपनी बेटी को खुद से दूर कर बोले, प्रिया बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही प्रिया अपने पिता की इस बात को सुनती है, ठीक वैसे ही वह एकदम हैरान सी रह जाती है और उसी हैरानी के साथ ही वह अपने पिता को देखने लगती है। जैसे ही प्रिया अपने पिता की बात सुनती है, ठीक वैसे ही वह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसी हैरानी के साथ वह अपने पिता को देखकर बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हो पापा? अगर ये बात उन दोनों भाई ने सुन ली तो वो मेरे साथ आप दोनों को भी मार देंगे। मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दे सकती हूँ। मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ पापा। ये बोलते हुए ही वह वापस अपने पिता के गले से लग जाती है। प्रिया के पिता उसे खुद से दूर कर बोले, ये समय कुछ सोचने का नहीं है बेटा, दिमाग से काम लेने का है। तू भाग जा यहाँ से, तू यहाँ से कहीं दूर चली जा, कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो दोनों ही भाई तुम्हें ढूंढ ना पाए, ना ही तुम तक पहुँच पाए। तुम हम दोनों की फिक्र मत करो, तुम्हारे यहाँ से जाने के कुछ दिनों बाद हम भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम बस यहाँ से जाओ और अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर प्रिया के पिता उसे खुद से दूर करते हैं और अपनी पत्नी को देखकर बोले, प्रिया की माँ जल्दी से प्रिया के कुछ कपड़े छोटे से बैग में पैक कर दो और ज़रूरत का सामान भी, और जो पैसे हमने बचा कर रखे हैं वो प्रिया को दे दो, उसे काम आएंगे। अपने पति की बात सुनकर प्रिया की माँ हाँ में अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। प्रिया का सामान पैक करने तो प्रिया भी कुछ सोचकर खुद से बोली, नहीं प्रिया नहीं, तू ऐसे दो पतियों की पत्नी बनकर नहीं रह सकती है। तू आज के जमाने की पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, तू कैसे किसी के जुल्मों को सह सकती है? तेरे मम्मी पापा ने तुझे इसलिए पाया लिखाया बड़ा नहीं किया कि तू बड़ी होकर किसी का जुल्म सहे, बल्कि तुझे लोगों से लड़ना आ सके। इसलिए तेरे घर वालों ने तुझे इतनी छूट दी है, तो तू अब डर कर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। तुझे यहाँ से भागना ही होगा। इतना सोचकर ही वह डिसाइड कर लेती है वो अब यहाँ पर और नहीं रहेगी। कुछ घंटे बाद वंश और अंश दोनों ही भाई अपने केबिन में बैठे काम कर रहे होते हैं। उतने में ही उनके मोबाइल बज उठते हैं, जिसे देख जैसे ही वह दोनों ही भाई अपने मोबाइल को अपने कानों में लगाते हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही दोनों की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती हैं और हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वंश गुस्से में ही अपना मोबाइल जमीन पर पटक देता है और जोर से चिल्लाकर बोला, जान तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा और तुम्हें आज वो सजा मिलेगी जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। इतना बोलकर वह केबिन से बाहर निकल जाता है तो अंश अपनी दोनों आंखों को बंद कर खोल लेता है और इस समय उसकी दोनों आंखें एकदम सुर्ख लाल हो रखी थी। वह अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हुए ही खुद से बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना था जान, तुम्हें सच में ऐसा नहीं करना था। अब मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ वंश के गुस्से से, और वंश के साथ तुम्हें मेरा भी गुस्सा झेलना ही होगा। इतना बोलकर वह गुस्से में ही वहां से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ एक बड़ी सी बस मुंबई से गोवा जाने के लिए निकली थी और उसी बस में प्रिया भी अपना छोटा सा बैग लिए सबसे लास्ट की सीट पर बैठी हुई थी और वो बस यही उम्मीद कर रही थी उसकी ये बस बिना किसी परेशानी के ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाए और बस उन दोनों भाई को ये पता ना चले। प्रिया यही सब सोचते हुए ही भगवान जी से बस प्रार्थना किए जा रही थी और उम्मीद कर रही थी कि जल्दी से जल्दी वो गोवा पहुंच जाए ताकि वो वहां से फ्लाइट पकड़कर जल्दी से इंडिया से बाहर निकल जाए और किसी को पता भी ना चले। अभी प्रिया ये सब सोच ही रही होती है, उतने में ही एक ब्रेक के साथ ही वह बस रुकती है, जिसके झटके से प्रिया अपने होश में आती है और जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें डर से भर जाती हैं। इस तरह अचानक से बस रुकने की वजह से हर कोई हैरान होता है और उसी हैरानी के कारण कुछ लोग सामने की तरफ देखने लगते हैं तो कुछ आपस में बातें करते हुए ही खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं। ठीक वैसे ही बस के ऐसे रुकने की वजह से प्रिया भी बुरी तरह से डर सी जाती है और डरते हुए ही वह बाहर की तरफ देखती है, मगर जैसे ही वह खिड़की से बाहर झांकती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी और डर दोनों से ही भर जाती है। बस के चारों तरफ ढेर सारी ब्लैक महंगी कार खड़ी हुई थी जिसने उस बस को चारों तरफ से घेर रखा था। साथ ही वहां पर काफी सारे गार्ड भी थे जिनके हाथों में बड़ी बड़ी गन थी, जिन्हें देखकर प्रिया अभी डर ही रही थी। उतने में ही उसे अपने कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसकी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं होती है और वह कुछ आगे समझ पाती उससे पहले ही बस में कुछ गार्ड चढ़ जाते हैं
और सारे पैसेंजर को देखने लगते हैं, जिन्हें ऐसे इस तरह से सभी को देखते हुए पाकर प्रिया बुरी तरह से डर जाती है और उसे अब कुछ भी समझ नहीं आता है वो करे तो क्या करे। अभी वो सोच ही रही थी उतने में ही सारी बस खाली हो जाती है और वह अकेली ही उस बस में रह जाती है, जिसे देखकर वह जैसे ही सीट से उठकर बाहर जाने का सोचती है, ठीक वैसे ही उसे समझ आता है ये सारे ही गार्ड उन डेविल भाई के हैं, जिसे समझ अब प्रिया को अंदाजा हो गया था अब उसके साथ क्या होने वाला है, जिसे समझकर ही उसकी आंखें आंसुओं से भीग सी जाती हैं और वह खुद ही डरते हुए बस से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बस से बाहर निकलती है, ठीक वैसे ही एक गुस्से से भरी तेज आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो किसी और की नहीं बल्कि वंश की थी, जो अपनी कार के ऊपर ही चढ़कर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और उसे ही बेहद गुस्से में घूर कर देखते हुए ही बोला, गलती कर दी जान तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। जैसे ही ये खतरनाक आवाज प्रिया के कानों में पड़ती है, ठीक वैसे ही उसका सारा बदन डर से कांप जाता है और वह डरते हुए ही नम हो रही आंखों से वंश को देखने लगती है और वह कुछ भी वंश से बोल पाती या समझ पाती उससे पहले ही वंश अपनी कार के ऊपर से कूद जाता है और प्रिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है। साथ ही प्रिया को कोई भी बोलने का मौका दिए बिना ही उसे उठाकर अपनी कार में किसी सामान की तरफ फेंक देता है, साथ ही खुद भी कार में बैठकर डोर लॉक कर देता है और उसके बैठते ही वह कार वहां से निकल पड़ती है। कार के अंदर प्रिया रोते और डरते हुए ही वंश को देखकर कार के कोने में बैठ जाती है, तो वंश वह अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए ही प्रिया को बेहद गुस्से में घूर कर देखते हुए ही बोला, जान तुम्हें ऐसे नहीं भागना था, तुम्हें सच में ऐसे नहीं भागना था जान, तुम कैसे हमें छोड़कर भाग सकती हो, गलती की तुमने, अब सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। ये बोलते हुए ही वंश अपनी शर्ट को निकालकर कार में ही फेंक देता है और प्रिया को एक झटके में अपनी तरह खींचकर उसे अपने नीचे दबा लेता है। वंश की इस हरकत से प्रिया अंदर तक सिहर जाती है और रोते हुए ही वंश को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मुझे जाने दो, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे घर, तुम हर बार मेरे साथ ऐसे ही जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, छोड़ो मुझे जाने दो। ये बोलते हुए ही वह वंश को खुद से दूर करने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, मगर उसकी कोशिश बेकार थी, क्योंकि इस समय वंश बेहद गुस्से में था और गुस्से की वजह से वह प्रिया पर टूट पड़ता है, बिल्कुल किसी भूखे भेड़िए की तरह। और प्रिया चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना ही वह वंश को रोक पा रही थी अपने साथ जबरदस्ती करने से और ना ही खुद को बचा पा रही थी, जिस वजह से वह बस अपनी आंखों में ढेर सारे आंसुओं को लिए जोरों से रोए जा रही थी और वंश उसके साथ अपने मन की किए जा रहा था। साथ ही कार दो हिस्से में बटी हुई थी, जिस वजह से ना ही ड्राइवर कुछ देख सकता था ना ही सुन सकता था, क्योंकि बीच का हिस्सा साउंड प्रूफ था और नहीं भी होता तो ड्राइवर की इतनी हिम्मत नहीं जो वह नज़र उठाकर एक नज़र भी देख पाए। प्लीज़ दोस्तों मुझे फॉलो जरूर करें, साथ में मेरी लिखी स्टोरी @LGE to कमेंट के आर जरूर बीते। धन्यवाद दोस्तों।